हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और बच्चों इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ नीट एग्जाम, जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज फ्रॉम नीट एआईपीएमटी। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज द सेकेंड यूनिट ऑफ योर क्लास 12, जिस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे सारे पीवाईक्यूज इसी चैप्टर से। बच्चों क्लास 12 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड का टाइम दूंगी। आपको जल्दी से अपना राइट आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में और एंड में मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। चलो बच्चों विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। आपके पास कुछ यहाँ पर ट्रेंड्स दिए हैं एवोल्यूशन के, एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, आपको इन काइंड्स ऑफ एवोल्यूशन ट्रेंड्स को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ, जहां पर आपके पास गिवन है रेजिस्टेंट रेडिएशन की सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है एनी ऑफ दीज, या फिर बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल एग्जांपल है किसी एवोल्यूशन का, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, या डार्विन फिंचेस अगर मैच करता है किसी एवोल्यूशनरी ट्रेंड से। बच्चों आपको लिस्ट मैच करके करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन है नीट 2021 का। कम ऑन हरी अप। मैं आपका काउंटडाउन शुरू कर देती हूँ बच्चों। यहाँ पर आपका काउंटडाउन शुरू होता है 20 सेकेंड्स का। जल्दी से मैं इसको सेट करके यस तो बच्चों आपका 20 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है। आप हरी अप। सब बच्चे अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि किसके साथ मैच करेगा अडैप्टिव रेडिएशन, क्या एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, डाइवर्जेंट का, या एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों। 4 3 2 1 टाइम अप। तो बच्चों ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, जहां पर अडैप्टिव रेडिएशन मैच करती हैं आपकी डार्विन फिंचेस के साथ, तो ए जाएगा 4 के साथ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें बच्चों, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन्स की बात हो रही है, तो वो मैच करेगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड के साथ। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें तो बच्चों यहां पर बात हो रही है होमोलोगस ऑर्गन्स की, दैट इज बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल। और लास्टली बच्चों बचता है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जो कि सिलेक्शन में हेल्प करेगा रेजिस्टेंट रेडिएशन वेराइटीज की, जो कि बहुत ज्यादा हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से बन जाती हैं। तो आपका जो राइट कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है 4 3 2 1। इस तरह के मैच द फॉलोइंग बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। मैं आपको एनसीईआरटी स्निप के थ्रू भी दिखाती हूँ बच्चों, कहाँ पर मेंशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने सेलेक्टेड प्लांट की वेराइटीज की बात की थी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, सिक्योरिटी के लिए रेजिस्टेंट बनाई है हमने, तो ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्योंकि ये सब किसके थ्रू किया गया है, मैन के थ्रू। ओके, एंथ्रो वर्ड जहां पर आ जाता है इसका मतलब ह्यूमन मेड चीज है कोई। तो हमने जितनी भी रेजिस्टेंट वेराइटीज बनाई हैं हर्बिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, वो सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। अगर बच्चों हम बात करें डार्विन फिंचेस की, डार्विन फिंचेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अडैप्टिव रेडिएशन का। अडैप्टिव रेडिएशन का जहां पर सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरह के हैबिट्स या ट्रेंड्स की वजह से एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मॉर्फोलॉजी या डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, तो दैट इज ऑल्सो एवोल्यूशन। लास्टली बच्चों बात करें यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, होमोलोगस ऑर्गन्स की, जो कि हमसे मैच द कॉलम में पूछा गया, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ 4 लिम्ब, जो हैं वो वेल्स में, बैट्स में, चीता में और ह्यूमन में, सबके सब मैमल्स में एक्चुअली ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। लास्टली आपके सामने पूछा गया था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल, जिसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो सब एक ही तरह का फंक्शन शो करेंगे, एक ही तरह का दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इसका एग्जाम्पल था हमारे पास गिवन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। तो आई होप आपको सारे के सारे मैच द कॉलम्स समझ में आ गए हैं। कहां पर ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट 2021 में आपकी एनसीईआरटी बुक से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ स्पीशीज, एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें वेट जो है न्यूबॉर्न का वो रेंज करता है 2 to 5 kgs के बीच में।
97% ऑफ जो न्यू बॉर्न्स हैं उनका एवरेज वेट होता है 3 to 3.3 kg, ठीक है, और वो सर्वाइव भी करते हैं। लेकिन इनमें से जो 99% इन्फेंट्स होते हैं जिनका वेट 2 to 2.5 kg होता है या फिर 4.5 to 5 kg होता है, दे डाई, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है? क्या ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, साइक्लिकल सिलेक्शन है या डायरेक्शनल सिलेक्शन है? नीट 2021 का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आपका 20 सेकंड का टाइमर शुरू होता है, आप जल्दी से बताइए कौन से तरह के सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो फिर से समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन। 2 से 5 किलो वेट होना एक स्पीशीज में कॉमन है, लेकिन देखा गया है कि जो 2.5 kg से कम वेट वाले बच्चे होते हैं या 4.5 kg से ज्यादा वाले जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जो बच्चे सर्वाइव कर लेते हैं उनका एवरेज वेट होता है 3 to 3.3 kg। ओके, तो आपका टाइम अप हो चुका है बच्चों। यहाँ पर बात हो रही है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की। जी आप जानते हैं, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक के स्निप में दिखाती हूँ, पैराग्राफ में देखिए आप, ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ जो ग्राफ है उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एक एवरेज वैल्यू, एक एवरेज या एक मीन वैल्यू को सपोर्ट करती हुई आपको जो पॉपुलेशन नजर आ रही है वो एक स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है। ऑलराइट, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है जहां पर एक्सट्रीम्स जो है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। एक एवरेज या मीन तरह का कैरेक्टर जो है वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करता है। ओके, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर्स इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, एक ऐसा फैक्टर जो फाउंडर्स इफेक्ट को लीड करता है एक पॉपुलेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन है नीट 2021 से। क्या उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट? यस बच्चों, जल्दी से सोचिए, फाउंडर्स इफेक्ट कौन से फैक्टर की वजह से आता है? 20 सेकेंड्स आपके पास, हरी अप अपना राइट आंसर लिख दीजिए क्विकली बच्चों। यस, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यूज फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन। बच्चों हरी अप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने पढ़ा है बच्चों, ऑप्शन डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। जैसे कि अगर मैं आपको एनसीईआरटी बुक में इसका स्निप दिखाऊं बच्चों, कि अगर पॉपुलेशन जो है किसी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक नई तरह के स्पीशीज बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कहां पर मेंशन है कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स। तो जहां से पॉपुलेशन ड्रिफ्ट होके आई है, जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया, उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं फाउंडर्स। और जो इफेक्ट इसकी वजह से आता है बच्चों वो कहलाता है फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट। और अगर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें कि मैम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस इन पॉपुलेशन अकर्स, तो जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं। ऑलराइट, तो न्यू पॉपुलेशन बनने के चांसेस होते हैं, न्यू स्पीशीज बनने के चांसेस होते हैं। और बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट ही है जो आपको लीड करता है फाउंडर इफेक्ट की वजह से। मतलब आपकी जो ओरिजिनल स्पीशीज है वो रह गई फाउंडर, और जो नई स्पीशीज है वो बन गई एक न्यू वेरिएंट। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो आप देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हैं। ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और उसी की वजह से होता है ये फाउंडर इफेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स, तो ये एक फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन द प्लैनेट? नीट 2020 का क्वेश्चन है, अर्थ के ऊपर लाइफ कब ओरिजिनेट की थी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होने के बाद? 500 बिलियन ईयर्स के बाद, 50 मिलियन ईयर्स के बाद, 500 मिलियन ईयर्स के बाद, या 50 बिलियन ईयर्स के बाद? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है। 20 सेकेंड बच्चों आपके पास, हरी अप, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट नीट 2020 का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको स्निप के थ्रू भी दिखाऊंगी कि कहां से पूछा गया है। तो 5 4 3 2 1,
टाइम अप बच्चों। तो राइट आंसर है 500 मिलियन साल के बाद, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होने के 500 मिलियन साल के बाद बच्चों यहां पर लाइफ ओरिजिनेट की थी अर्थ के ऊपर। लेट मी शो यू फ्रॉम एनसीईआरटी स्निप ऑल्सो। एनसीईआरटी स्निप के थ्रू हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों कहां पर ये लाइन मेंशन्ड है कि बेसिकली लाइफ ओरिजिनेटेड, ये देखिए आपके सामने मैं हाईलाइट कर रही हूं, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की आपके सामने, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 में। ऑलराइट, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट से, ये देखिए क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस किए थे मिलर ने। जो क्लोन्ड फ्लास्क में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सी गैसेस ली थी और क्या टेम्परेचर रखा था, वो आपका क्वेश्चन है। वॉज इट मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे, CH4, हाइड्रोजन, NH3, वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस, CH3, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस, और इज इट मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। यस बच्चों, आपको टाइम दे रही हूं, ध्यान से सोचिए। एक्चुअली आप देखें तो इन दो ऑप्शंस में आपके पास मीथेन गिवन है, और अगर आप CH3 देखें, ठीक है, तो वो एक अलग ऑप्शन है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आपके पास CH3 गिवन है। ऑलराइट, हाँ जी, इनफ टाइम आपको सोचने के लिए, और अब शुरू करती हूं आपका काउंटडाउन 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। हरी अब बच्चों जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। यस बच्चों, जल्दी से। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या टेम्परेचर था, कौन कौन सी गैसेस यूज में ली गई थी बाय एसएल मिलर। ओके, 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो बच्चों राइट आंसर है कि स्टैनले मिलर ने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर का यूज किया था। 800 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन रखा था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आइए मार्क करते हैं इस लाइन को एनसीईआरटी बुक से। तो विद इन द एक्सपेरिमेंट ओनली मेंशन्ड है बच्चों कि ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। एक क्लोज्ड फ्लास्क में उन्होंने क्या क्या लिया, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, और टेम्परेचर क्या मेंटेन किया बच्चों, 800 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, ध्यान से सब बच्चे इस लाइन को मार्क करेंगे। फिर से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। ओके, कौन सी गैसेस पूछ सकते हैं, क्या टेम्परेचर था, वो भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। जब हम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ये क्वेश्चन है नीट 2020 से। अर्नस्ट हैकल, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, इज इट चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलिस। यस, ध्यान से सोचिए, किसने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था एवोल्यूशन के लिए, अर्नस्ट हैकल, कार्ल अर्नस्ट, चार्ल्स डार्विन या अल्फ्रेड वॉलिस। 20 सेकेंड का टाइम आपके पास, और जल्दी से लिख डालिए अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। यस बच्चों, एवरीबडी लेट मी नो द राइट आंसर। 6 5 4 3 2 1, टाइम है बच्चों। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली साइंटिस्ट नेम या ईयर नेम या एक्सपेरिमेंट रिलेटेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। जो फर्स्ट ऑप्शन है अर्नस्ट हैकल बच्चों, अर्नस्ट हैकल वाज द साइंटिस्ट हु गेव द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। अगर मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखाऊं बच्चों, वेरी फर्स्ट लाइन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन was proposed by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Alright, ये बेस था एम्ब्रियोनिक फीचर्स के ऊपर, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऑन योर स्क्रीन, फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट्स। एक एरिया से एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफिकल एरिया के, स्प्रेड कर रहा है अदर हैबिटेट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं? नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्या इसको सॉल्टेशन, को एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन या अडैप्टिव रेडिएशन कहा जाता है?
यस बच्चों, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का टाइम आपके पास, क्विकली। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। क्या बोलेंगे ऐसे फिनोमेना को जो एक ज्योग्राफिकल एरिया से, एक पॉइंट से शुरू होगा लेकिन सेवरल हैबिटेट्स में फैल सकता है, पहुंच सकता है? यस बच्चों, लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर आपके सामने है, अडैप्टिव रेडिएशन। अभी हमने एक पहले भी एग्जांपल देखा था डार्विन फिंचेस का, जो कि मैच करता था अडैप्टिव रेडिएशन के साथ। अगर हम इसकी यहां पर डेफिनेशन अंडरलाइन करें बच्चों, दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography, other habitats is called adaptive radiation. Alright, तो adaptive radiation है, evolution का process एक given area से शुरू होगा, एक point से begin करेगा और several geographical regions में फैलेगा, other habitats में भी फैलेगा. Alright, clear सबको? Next question आपकी स्क्रीन पर, embryological support of evolution was disapproved by. पहले आपके पास क्वेश्चन था कि किसने प्रपोज किया था embryological support, अब आपके पास क्वेश्चन है कि डिसअप्रूव किसने किया था। नीट 2020 का क्वेश्चन है, was it अल्फ्रेड वॉलिस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन और कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, इन चारों में से कौन से साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन? यस बच्चों, नीट 2020 का क्वेश्चन, 20 सेकेंड का टाइमर आपका शुरू होता है अब। यस एवरीबडी, लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। अभी हमने पढ़ा था किसने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट प्रपोज किया था, अब हम बात कर रहे हैं डिसअप्रूवल की। तो बच्चों ये है कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर जिन्होंने डिसअप्रूव किया था इस थ्योरी को। लेट मी शो यू स्निप फ्रॉम दिस। तो पहले ही लाइन में मेंशन था कि बच्चों किसने प्रपोज किया, और लास्ट लाइन अगर आप देखें इस पैराग्राफ की, दिस प्रपोजल ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड अंडर केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, यस बच्चों, मैं इसको यहां पर पेन से हाईलाइट कर देती हूं, ध्यान से इसको मार्क करिए कि कितना रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑलराइट, तो वन क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड इट, आंसर इज अर्न्स्ट हैकेल। हु डिसअप्रूव्ड इट, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। कौन से एवोल्यूशन की बात हो रही है? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन की बात हो रही है। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग refer to correct example or examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? Anthropogenic action की वजह से क्या changes, alright, क्या changes evolve हुए हैं environment में? alright, नीट 2020 का क्वेश्चन है, डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स बना पाए हैं हम, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। तो यहां पर ऐसे करेक्ट एग्जाम्पल बताने हैं जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, ऑलराइट, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से एक्चुअली चेंजेस लाए गए हैं। ध्यान से सोचिए, 4 ऑप्शन, 4 एग्जाम्पल आपके सामने, डार्विन्स फिंचेस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, या फिर लास्ट है आपके पास मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है आपका अब, हरी अप। आपको मार्क करने हैं वो एग्जाम्पल्स जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से हुए हैं। तो आप इग्नोर करेंगे उन ऑप्शंस को जहां पर नेचुरल एवोल्यूशन की बात हो रही है। ऑलराइट, क्लियर टू यू? लास्ट 5 सेकेंड्स, हरी अप। 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। तो ऑफ कोर्स बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहां पर 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, वो प्लांट्स जो कि हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट बना दिए हैं। कैसे बनाए हैं हमने? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मैन के थ्रू किया हुआ एक्शन है। अगर हम बात करें ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स की, तो वो भी हमने पॉसिबल बनाया है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो ये भी एक ह्यूमन एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू किया है हमने। ऑलराइट, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग,
तो हम डिफरेंट तरह की ब्रीड्स बना पाए हैं आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन के थ्रू, ऑलराइट, सिलेक्शन के थ्रू, दैट इज ऑल्सो अ मैन मेड मेथड। तो ये नेचुरल मेथड्स नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको क्लियर हुआ? लेट मी शो इन एनसीईआरटी स्निप एज वेल। एनसीईआरटी के स्निप में देखें बच्चों, लेट मी मार्क इट हियर कि मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स। अगर हम कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स पे वर्क कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, चाहे हम वो एग्रीकल्चर के लिए करें, हॉर्टिकल्चर के लिए करें, स्पोर्ट के लिए करें या सिक्योरिटी के लिए करें, जिस भी पर्पस के लिए हम सिलेक्शन हिब्रिडाइजेशन कर रहे हैं बच्चों, वो मैन मेड एक्टिविटी है। इसी तरीके से हमने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को, क्रॉप्स को एंड इवन हमने बहुत सारी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स को भी क्रिएट किया है थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड हिब्रिडाइजेशन। तो बच्चों ऐसे मेथड्स जिसमें एक्टिविटी ऑफ मैन इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन दैट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी ऑफ मैन और ह्यूमन। ऑलराइट, आर्टिफिशियल मेथड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। जो फ्लिपर्स होते हैं, ऑलराइट, जो फीट लाइक स्ट्रक्चर कह लो, विंग लाइक स्ट्रक्चर कह लो, हमें नजर आते हैं पेंगुइन में और डॉल्फिन्स में, वो किसका एग्जाम्पल है? नीट 2020 का क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टिव रेडिएशन। चारों में से किसका एग्जाम्पल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन? यस बच्चों, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन। हाँ जी, लास्ट 20 सेकेंड आपके पास, जल्दी से बताइए राइट आंसर अपना। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स किस तरह के एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है? लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी आप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों बहुत क्लियर है यहाँ पर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। पेंगुइन एक बर्ड है जिसके फ्लिपर्स मैच करते हैं टू दी फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स, वाइल डॉल्फिन एक तरह का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है कि दोनों का फंक्शन सेम है, ऑलराइट, फंक्शन इज सेम बट स्ट्रक्चर इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड फंक्शन इज सेम। तो हम यहाँ पर हाईलाइट करें, अगर बच्चों ध्यान से देखिएगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, किस चीज का रिजल्ट है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो आपको ऐसे फ्रेजेस को अंडरलाइन करना होगा अपनी एनसीईआरटी बुक में। मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, सिमिलरली आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, लेकिन कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर 2 गिवन है एनालॉजी के, दैट इज आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, या फिर दूसरा एग्जांपल है आपके पास फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, जैसा कि हमने अभी अपने क्वेश्चन में देखा। Flippers of penguins and dolphins is also one example of analogy. Analogy means convergent evolution. Different structure, same function. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, a hominid fossil. एक होमिनिड फॉसिल है। होमिनिड फॉसिल मतलब ह्यूमंस का कोई फॉसिल डिस्कवर हुआ है जावा में 1891 में, नाउ एक्सटिंक्ट। अब ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इट हैज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 cc। ये कौन से तरह का होमिनिड रहा होगा? नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्या ये होमो इरेक्टस था, क्या ये निएंडरथल मैन था, क्या ये होमो सेपियंस थे, या ये ऑस्ट्रालोपिथेकस थे? कौन से ह्यूमंस थे ये? अब एग्जिस्ट नहीं करती है पॉपुलेशन, ये स्पीशीज कोई और स्पीशीज थी, अब ये फॉसिल है। रीड करिए सारे के सारे फीचर्स। जावा से डिस्कवर हुआ था 1891 में, अब एक्सटिंक्ट कर चुका है, लेकिन इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी अराउंड 900 cc। नीट 2020 का क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपके सामने, क्या ये होमो इरेक्टस है, निएंडरथल मैन है, होमो सेपियंस है, या ऑस्ट्रालोपिथेकस ऑर्गेनिजम्स हैं? हाँ जी, 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं। आप जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर।
यस बच्चों, हरी अप। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो बच्चों ऑफ कोर्स राइट आंसर इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि आइडेंटिफाई हुई थी जावा से। ऑलराइट, 1891 में, बहुत पुरानी बात है। ब्रेन की जो कैपेसिटी थी दैट वाज वेरी लो, 900 सीसी। तो आप ये मार्क कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक अ मार्क ओवर है कि फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे जावा में 1891 में। स्टेज को, होमोनिड स्टेज को हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज बहुत बड़ा था। ऑलराइट, कैपेसिटी 900 सीसी थी, 900 सीसी थी। एंड व्हाट वाज द नेचर, दे यूज्ड टू प्रोबेबली ईट मीट, मीट खाते थे ये वाले सेपियंस। ओके, ये वाले ऑर्गेनिजम्स, ये वाले होमिनिड्स। क्लियर टू यू, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रिस। तो ह्यूगो डी व्रिस ने फर्स्ट टाइम्स म्यूटेशन जो है डिस्कवर की थी। उन्होंने क्या प्रपोज किया था रिगार्डिंग वेरिएशंस, क्या होती हैं वेरिएशंस? क्वेश्चन है नीट 2019 का, क्या ये रैंडम और डायरेक्शनलेस होती हैं? आर दे स्मॉल एंड डायरेक्शनल, आर दे स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस, आर दे रैंडम एंड डायरेक्शनल? इन चारों में से आपको राइट चूज करना है ऑप्शन विद रिगार्ड टू वेरिएशंस। वेरिएशंस जो कि म्यूटेशंस के थ्रू होती हैं एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रिस, कैसी होती हैं? रैंडम, डायरेक्शनलेस, स्मॉल, डायरेक्शनल, स्मॉल, डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल। लास्ट 20 seconds फॉर यू टू गिव द राइट आंसर। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। हरी अप बच्चों, काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बिगिन। गिव मी द राइट आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों वेरिएशंस की बात हो रही है, रैंडम है, कभी भी हो सकती हैं, बाय चांस है, डायरेक्शनलेस है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये किस स्पीशीज की तरफ लीड करेंगी। क्या किसी ऑर्गन के अपीयरेंस के चांसेस हैं, क्या किसी ऑर्गन के डिसअपीयरेंस के चांसेस हैं, क्या कोई एक्सप्रेशन बॉडी में नया आएगा या लूज हो जाएगा? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट इज बाय चांस, इट इज बाय चांस। तो ह्यूगो डी व्रिस ने भी कुछ ऐसे ही डिफाइन किया था इन वेरिएशंस को कि ये जो वेरिएशंस हैं, ऑलराइट, ये जो म्यूटेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, ये रैंडम है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनलेस हैं। प्लीज अंडरलाइन दीज वर्ड्स। ऑलराइट, ये जो म्यूटेशंस हैं ये रैंडम है, डायरेक्शनलेस है। ऑलराइट, क्लियर टू यू, सबको क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं इवॉल्व कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स। वो इवॉल्व होके बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इस तरह के एवोल्यूशन को, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स से, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स से सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स, दो स्पीशीज मूव करती हैं, तो इस ट्रेंड को हम क्या कहेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट सेम फंक्शन। तो क्या बोलेंगे इस तरह के एवोल्यूशनरी ट्रेंड को? नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या हम इसको अडैप्टिव रेडिएशन बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, साइक्लिकल एवोल्यूशन बोलेंगे, या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे? ध्यान से सोचिए बच्चों, यहां पर बात हो रही है स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स में से मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की। मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की बच्चों कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं ये? नीट 2019 का क्वेश्चन। हरी अप, सब लोग पार्टिसिपेट करें। 20 सेकेंड्स बच्चों और 20 सेकेंड और, जल्दी से बताइए किस तरह का एवोल्यूशनरी ट्रेंड है ये? लास्ट 10 सेकेंड्स। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स यहां पर बात हो रही है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की।
क्या आप समझते हैं? दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जब कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन में आकर सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, वो कहलाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर एक्सप्रेशन। ऑलराइट, मैं आपको एनसीईआरटी का स्निप दिखाती हूँ बच्चों। ये एक आपके पास डायग्राम गिवन है, पिक्चर गिवन है, जो कि आपको शो कर रही है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। किसका? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और मैमल्स का। तो प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल्स, आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए उनके, कि प्लेसेंटल मैमल्स में हमें मिलता है मोल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में हमें मिलेगा मार्सुपियल मोल। एंटीटर नम्बैट विच इज ऑल्सो एन एंटीटर, माउस मार्सुपियल माउस, लेम्योर स्पॉटेड कस्कस रिजेंबल करते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर, बॉब कैट, तस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ और लास्ट है आपका तस्मेनियन वुल्फ। ऑलराइट, तो ये बहुत ही कन्वर्जिंग तरह का ट्रेंड शो करते हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। ऑलराइट, डायरेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन एक नए एरिया में इन्वेड कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल लीड टू अडैप्टिव रेडिएशन। तो अडैप्टिव रेडिएशन होने के लिए कौन सी कंडीशंस यहां पर फुलफिल की जा रही हैं? नीट 2019 का क्वेश्चन है, एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट, एरिया विद मेनी टाइप्स ऑफ वेकेंट हैबिटेट, या एरिया विद हैबिटेट्स ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो अडैप्टिव रेडिएशन का अगर हम ट्रेंड देखें बच्चों, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहां पर अडैप्टिव रेडिएशन के लिए? 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन, ध्यान से कंसीडर कीजिए चारों ऑप्शन, कौन सी कंडीशन सबसे सूटेबल है अडैप्टिव रेडिएशन होने के लिए? यस बच्चों, 20 सेकंड का टाइमर शुरू होता है आपका अब। हरी अप, 20 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। 12, 11, 10, यस, हरी अप बच्चों, क्विकली, लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहां पर एरिया होगा जिसमें बहुत सारे वेकेंट हैबिटेट्स पड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह की फिंचेस डेवलप कर सकती हैं, जो कि अपने फूड रिसोर्स को डिवाइड कर सकती हैं, अपने हैबिटेट को डिवाइड कर सकती हैं, ऑलराइट, विद इन द सेम इकोसिस्टम। एक ट्री इकोसिस्टम में कुछ ऐसी फिंचेस हो सकती हैं आपके पास जो बिल्कुल टॉप एरिया ऑफ द ट्री को ऑक्यूपाई करे, कुछ ऐसी फिंचेस हो सकती हैं जो वुड पर डिपेंडेंट हो फॉर देयर फूड, कुछ ऐसी फिंचेस हो सकती हैं जो फ्रूट्स के ऊपर अपना फूड डिराइव करती हो फ्रूट से, कुछ ऐसी फिंचेस हो सकती हैं जो इस ट्री के लीव्स से अपना फूड डिराइव करती हो। तो बच्चों सेम तरह के एरिया में डिफरेंट वेकेंट हैबिटेट्स अगर अवेलेबल हैं तो अडैप्टिव रेडिएशन होना टोटली पॉसिबल है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछा गया है, बट ऑफ कोर्स आंसर आपके सामने है। और हमने ये पढ़ा है, डार्विन फिंचेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं फ्रॉम अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सही स्टेटमेंट बतानी है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। नीट 2019 का क्वेश्चन फिर से, एग्रीकल्चर 50,000 ईयर्स बैक आया था। ड्रायोपिथिकस, रैमापिथिकस प्राइमेट्स जो हैं एग्जिस्ट करते थे 15 मिलियन ईयर्स अगो, वॉक करते थे मैन की तरह। होमो हैबिलस मीट खाता था, इज इट करेक्ट? और निएंडरथल मैन जो है वो एशिया में रहते थे बिटवीन पीरियड्स ऑफ 1,40,000 ईयर्स बैक। यस बच्चों, राइट स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू हैव टू चूज द राइट स्टेटमेंट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन। 20 सेकेंड्स का टाइमर आपका शुरू कर रही हूं बच्चों में, जल्दी से आंसर कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? यस एवरीबडी, एग्रीकल्चर केम 50,000 years back. Dryopithecus, Rhamapithecus existed 15 million years ago. Homo habilis ate meat. Neanderthal lived in Asia about 1 lakh to 40,000 years back. Time up बच्चों, right answer is option D.
ऑलराइट, ऑप्शन डी सबसे एक्यूरेट एंड राइट स्टेटमेंट है. हम मैच करते हैं एनसीईआरटी बुक से. बच्चों क्लियरली मेंशन है यहाँ पर दैट जो निएंडरथल मैन था, ऑलराइट, जिसका ब्रेन साइज वाज 1400 सीसी, ये नियर ईस्ट में सेंट्रल एशिया में रहा करता था बिटवीन द ईयर 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक. 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक. तो मैन एवोल्यूशन, होमोनिड एवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें अपनी बुक में. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, एवोल्यूशन चैप्टर से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं in relation to other chapters of genetics. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली आपको मिलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, अडैप्टिव रेडिएशन, होमिनिड एवोल्यूशन. ऑलराइट, इन सब कॉन्सेप्ट से आपको एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट, तो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीट 2019 का क्वेश्चन है. बच्चों ध्यान से पढ़िए. इट इज आस्किंग मैच द होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन साइज. तो होमिनिड्स का आपको करेक्ट ब्रेन साइज के साथ मैच करना. अगेन होमिनिड एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन. आपके सामने 4 फॉर्म्स गिवन है: होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस. 4 ब्रेन कैपेसिटीज गिवन है: 900 सीसी, 1350 सीसी, 650 to 800 सीसी, 1400 सीसी. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. कम ऑन बच्चों, हरी आप जल्दी से अपना राइट स्टेटमेंट चूज, राइट ऑप्शंस मैच करिए. होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस with their correct brain capacity. Come on, 900, 1350, 650 to 800, 1400. करेक्ट ऑप्शन. 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है आपका. अब जल्दी से अपना राइट आंसर लिख डालिए कमेंट सेक्शन में. यस, हरी अप एवरीवन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. टाइम अप बच्चों. सो राइट आंसर जो यहां पर मैच करता है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी. आप जानते हैं होमो हैबिलिस की कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 650 to 800 सीसी. ऑलराइट, होमो निएंडरथैलेंसिस की बात करें बच्चों, इट इज 1400 सीसी. अभी हमने स्निप में भी देखा था एनसीईआरटी के. होमो इरेक्टस की बात करें तो इट इज अराउंड 900 सीसी. और अल्टीमेटली होमो सेपियंस, करंट जो स्पीशीज है उसकी बात करें तो इट इज 1350 सीसी. ऑलराइट, क्लियर सबको? तो आपको ये मैच करना आना चाहिए बच्चों, आपको याद रखनी है कैपेसिटीज. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू है. इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में इटसेल्फ. ऑलराइट, होमो हैबिलिस की बात हो रही है, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 सीसी. होमो इरेक्टस की बात करें बच्चों, होमो इरेक्टस हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900 सीसी. और निएंडरथल मैन की बात करें बच्चों, इट वाज 1400 सीसी. तो हमारे पास जो होमो सेपियंस बचते हैं, आप नोट कर सकते हैं उसकी ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी, जो करंट हमारी स्पीशीज पॉपुलेशन है. ऑलराइट, करंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज जो है ह्यूमंस की, दैट इज 1350 सीसी. ऑलराइट, सो इजीली एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रिस, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज. नीट 2018 का क्वेश्चन है. ह्यूगो डी व्रिस के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसे होता है? फिनोटाइपिक वेरिएशंस के थ्रू, सल्टेशंस के थ्रू, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशंस के थ्रू, या माइनर म्यूटेशंस के थ्रू. एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है जो ह्यूगो डी व्रिस ने यूज की थी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. इज इट फिनोटाइपिक वेरिएशंस, सॉल्टेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशंस और माइनर म्यूटेशंस? नीट 2018 का क्वेश्चन. हरी अप बच्चों, 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है आपका अब. क्विकली. यस, फिनोटाइपिक वेरिएशंस कहेंगे आप इसे, सॉल्टेशन कहेंगे, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशंस कहेंगे, या माइनर म्यूटेशंस कहेंगे. अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रिस कैसे एवोल्यूशन हुआ है? 4, 3, 2, 1. बच्चों, एक बहुत स्पेसिफिक टर्म हमने पहले भी मार्क किया था.
ह्यूगो डी व्रिस ने यूज की थी, दैट वाज सॉल्टेशन, दैट वाज सॉल्टेशन। ऑलराइट, दैट्स अ कॉमन टर्म यूज्ड बाय ह्यूगो डी व्रिस फॉर म्यूटेशंस। इसको मार्क करते हैं बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक में, अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क करते हैं। ह्यूगो डी व्रिस ने, एवोल्यूशन वाज, डार्विन वाज ग्रेजुअल था डार्विन के लिए, म्यूटेशन होना बहुत स्लो था। लेकिन डी व्रिस, ह्यूगो डी व्रिस बिलीव करते थे दैट यू नो म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन, न्यू स्पीशीज कैसे बनती है, म्यूटेशंस के थ्रू बनती है, और इसीलिए इन म्यूटेशंस को उन्होंने एक नाम दिया था, दैट वाज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप बट लार्ज म्यूटेशन, एक छोटी सी म्यूटेशन होगी, एक सिंगल स्टेप में होगी, लेकिन बहुत बड़ा चेंज कॉज करेगी, बहुत बड़ा phenotypic change cause होगा because of this saltation. All right, so that was the concept of Hugo de Vries. Is that clear to you? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी मच एक्सपेक्टेड, ह्यूगो डी व्रिस ने कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क किया था बच्चों, आप लिखेंगे इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, जिसको कॉमनली यू नो साइंटिफिक नेम इज ओएनोथीरा, ये भी म्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट प्रूव करने के लिए यूज किया था ह्यूगो डी व्रिस ने। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, among the following set of examples of divergent evolution, divergent evolution के बहुत सारे examples given हैं आपके पास, यहाँ पर 4 options में आपको incorrect choose करना है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है, एग्जाम्पल्स हैं ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता। क्या ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स नहीं है? हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, या फिर आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। इनमें से कौन सा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, होमोलॉगी का एग्जाम्पल नहीं है? ऑलराइट, तो सब लोग ध्यान से सोचिए। एक्सेप्शन फॉर द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, brain of bat, brain of man, brain of cheetah, heart of bat, man and cheetah, four limbs of man, bat and cheetah, eye of octopus, bat and man. 20 seconds timer in front of you, hurry up quickly बच्चों, write your answer, write your answer in the comment section. Last 10 seconds for you to, yes, choose the right option. Last 10 seconds. 3, 2, 1, टाइम अप। ऑलराइट, क्लियर? तो यहाँ पे बहुत क्लियर है बच्चों, यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑलराइट, ये हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। ऑलराइट, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे सामने जो कि रिलेटेड नहीं है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से, होमोलॉगी से, दैट इज आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। एक्चुअल में ये एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के, एग्जाम्पल्स हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की, जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। एग्जाम्पल्स हैं आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स। आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स का फंक्शन सेम है बच्चों, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल। ऑलराइट, सो दैट वाज अ रॉन्ग मैच देयर, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर की जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमें फोर लिम्स में वर्टेब्रेट्स के, ये किस चीज का एग्जांपल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगी, होमोलॉगी, अडैप्टिव रेडिएशन। नीट 2018 का क्वेश्चन। यस बच्चों, हरी अप, सब लोग राइट आंसर लिखेंगे अपना। क्या ये फोर लिम्स जो वर्टेब्रेट्स के हैं, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगी, या फिर होमोलॉगी, या फिर अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है? बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आ रहे हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से, होमोलॉगी, एनालॉगी से, तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो 20 सेकेंड्स आपके शुरू हो गए हैं, हरी अप, एवरीबडी राइट्स द करेक्ट आंसर। Is it convergent evolution, analogy, homology, adaptive radiation? Last 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time up बच्चों।
ऑफ कोर्स हमने अभी बात की थी, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो ये कैसे एग्जांपल्स हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल हैं। फोर लिम्स ऑफ ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स। ये किसका एग्जाम्पल है? ये होमोलॉगी का एग्जाम्पल है या फिर ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर इज सेम राइट, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ऑलराइट, सेम तरह की बोन्स से बने हैं बट फंक्शन डिफरेंट है। कौन सी है वो बोन्स? यू नो दैट, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलिंजेस। ऑलराइट, फंक्शन डिफरेंट है। चीता में रनिंग के लिए यूज करेंगे, वेल्स में स्विमिंग के लिए यूज करेंगे, बैट्स में फ्लाइंग के लिए यूज करेंगे एंड ह्यूमन में वॉकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, following two statements regarding the origin of life are given. Earliest organisms that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes. कह रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे अपीयर किए थे वो ग्रीन नहीं थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर नॉट फोटोसिंथेटिक, लेकिन ये anaerobes थे, they were anaerobic, they didn't used to use oxygen. फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे। पहले ऑटोट्रॉफ्स जो ओरिजिनेट हुए थे अर्थ पर देवर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मतलब सन का यूज नहीं करते थे, अपने केमिकल्स के हेल्प से खाना बनाते थे और कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। तो देवर anaerobic. ऑलराइट, क्लियर? ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? क्या सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग है? फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों रॉन्ग है, या वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है? नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, हरी आप सब लोग आंसर करेंगे। मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूं, दोनों स्टेटमेंट्स कंसीडर कीजिए एंड देन गिव मी योर राइट आंसर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, व्हिच इज रॉन्ग। 20 सेकेंड्स, हरी अप। 20 सेकेंड का टाइम आपके पास, 20 सेकेंड का टाइम आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सो बच्चों टाइम इज अप एंड द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। अगर आप ध्यान से सोचें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर अपीयर किए थे दे वर नॉन ग्रीन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन थे? बैक्टीरिया। ओके, तो दे वर नॉन ग्रीन और ये एनारोबिक भी थे, इनको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच नहीं था। ऑलराइट, इनफ ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल। तो उस टाइम पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे जो एनारोबिक हैं, ऑक्सीजन को जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और बच्चों जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे अगर वो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती उनको और खाना भी खुद नहीं बनाते थे, सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते थे लेकिन अपनी बॉडी में प्रेजेंट केमिकल्स की वजह से, तो बच्चों ये क्या थे? प्रिज्यूमेबली ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे। जैसे कि हम बात करते हैं आज के टाइम पे आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया को आज भी लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। नॉन ग्रीन, एनारोबिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे। क्लियर? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर, फिर से होमोलॉगी एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के थ्रू, शेयर्ड एंसेस्ट्री के थ्रू, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के थ्रू या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के थ्रू? नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, हरी अप, ध्यान से सोचिए, चारों ऑप्शंस को कंसीडर करके तभी अपना राइट आंसर दीजिएगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू कर दिया मैंने आपका, हरी अप, जल्दी से बताइए व्हाट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फ्रॉम? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स जो आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। एज आई टोल्ड यू, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो होंगे जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन विल बी सेम, फंक्शन विल बी सेम। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनेंगे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बट फंक्शन सेम होगा, जैसा हमने एक एग्जाम्पल में भी पढ़ा है।
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल। ऑलराइट, क्लियर? अलग स्ट्रक्चर है पर फंक्शन सेम है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, नीट 2016 का क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर किस तरह की पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है? जो स्मॉल है आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, लार्ज है आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है? वेरी इजी क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की हमने बात करी है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। रीजंस फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बताइए। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहाँ मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट करेगा? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, नॉन रिप्रोडक्टिव या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन? 20 सेकेंड्स का टाइमर ऑन योर स्क्रीन। हरी आप बच्चों, 20 सेकेंड आपके पास, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. टाइम इज अप। बच्चों ऑफ कोर्स जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, एक छोटी सी अलग सी पॉपुलेशन जो ड्रिफ्टिंग की वजह से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अलग हो गई है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू ड्वेल इन दैट एरिया, स्प्रेड इन दैट एरिया, अलग अलग वेकेंट हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई कर सकती है, इवन नए स्पीशीज बनने के भी चांसेस हैं। ऑलराइट, तो लेट मी मार्क हेयर इन दी पैराग्राफ जहां पर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं, ऑलराइट, कि ये जो पॉपुलेशन है, न्यू पॉपुलेशन, ये बहुत ही बाय चांस बनेगी और ये जो न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन है बहुत ही छोटा होगा। ऑलराइट, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही छोटा होगा, बिकॉज हम बात करते हैं माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन नहीं मूव करेगी नई प्लेस पर, सिर्फ एक छोटा सा सैंपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मूव करेगा और इस न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन्स, न्यू एलीलिक फ्रीक्वेंसीज बनने के चांसेस हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर 5 फैक्टर्स हैं दिए हुए जो कि आपके हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसी के अंडर हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, दैट इज मूवमेंट ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू अ न्यू प्लेस। क्लियर हुआ सबको? जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलराइट, क्लियर? इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, हम हार्डी-वेनबर्ग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी स्क्वायर से, 2pq से, pq से, या q स्क्वायर से? नीट 2016 का क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन जानते हैं कि कैसे लिखते हैं तो आपको समझ में आता होगा p स्क्वायर, q स्क्वायर, 2pq का क्या मतलब है, ऑलराइट, या pq का क्या मतलब है। ध्यान से सोचिए। 20 सेकेंड्स आपके पास, टाइमर शुरू हो चुका है अब। यस, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। 15 सेकेंड्स मोर, हरी आप। आपको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। हेट्रोजाइगोट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग में? 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप। बच्चों ऑफ कोर्स हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, where p square is the frequency of dominant genes, q square is frequency of recessive genes, and 2pq is the frequency of heterozygous form, heterozygotes। तो अगर आपके पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं तो ये डोमिनेंट हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं तो ये रिसेसिव हैं, और अगर आपके पास इस तरह के हेटेरोजाइगोट्स बनते हैं बच्चों तो 2pq is the frequency of this capital T and small t। ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको समझ में आया है? यस और नो? क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन विच सेज 2pq। तो यहां पे आप देख सकते हैं बाइनोमियल इक्वेशन गिवन है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, जहां पर इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी में, स्मॉल a इज q स्क्वायर, ऑलराइट, कैपिटल A इज p स्क्वायर, and heterozygous form capital A small a is equal to 2pq। Is that clear to you? सबको समझ आया है? Yes or no? Next question, industrial melanism is an example of, ये बहुत ही easy, बहुत ही expected question, industrial melanism से related natural selection की बात हो रही है। ये किसका example है?
नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और नियो लेमार्किज्म। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। यस, लेट मी नो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में किस तरह के एवोल्यूशन या किस तरह के सिलेक्शन की बात हो रही है? इज इट डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, नियो लेमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन? 20 seconds बच्चों, हरी अप, टाइमर हैज ऑलरेडी बिगिन। जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो क्या आंसर होगा। 10 more seconds for you to answer. हरी अप बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स जब हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करते हैं बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मॉथ्स की, जो कि व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग, ब्लैक विंग्ड मॉथ्स हैं। ऑलराइट, लेट्स सी अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आपका आंसर यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन। इंग्लैंड से आता है एग्जाम्पल कि जब एक कलेक्शन ऑफ मॉथ्स को नोटिस किया गया 1850s में, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा देखा गया था कि यहाँ पर ज्यादा डेवलप्ड मॉथ्स कौन से थे? व्हाइट विंग्ड मॉथ्स। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इसको पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद देखें तो बच्चों इट वाज डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मॉथ्स, जिनका कलर बहुत डार्क हो चुका था बिकॉज दे वांटेड टू कैमोफ्लेज विद द ट्री ट्रंक। पहले ट्रीज की जो ट्रंक्स थी वो उतनी ज्यादा सूटेड नहीं थी। सूटेड मतलब SOOTED, सूटेड मतलब दे वर नॉट कवर्ड विद इंडस्ट्रियल डस्ट एंड ऑल। ऑलराइट, पोल्यूशन की वजह से कलर ऑफ ट्री ट्रंक्स जो थे वो उतने डार्क नहीं हुआ करते थे, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे ही ट्री ट्रंक्स का कलर चेंज हुआ, मॉथ्स को भी अपना कलर कैमोफ्लेज करने के लिए डार्क विंग्ड मॉथ्स में इवॉल्व होना पड़ा। तो बच्चों दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उन्हीं मॉथ्स को सिलेक्ट किया जो कि कैमोफ्लेज कर पा रहे थे विद दैट डार्क कलर ऑफ ट्री ट्रंक। इज दैट क्लियर टू यू? ऑलराइट, तो पहला ट्रेंड है 1850s का, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की पीरियड की बात करें इन 1920s, तो जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, कलर चेंज्ड। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। आई ऑफ कैट एंड आई ऑफ ऑक्टोपस अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। यू नो बोथ ऑफ देम हैव गुड आईसाइट, है ना, दोनों की आईसाइट बहुत तेज है। This is an example of NEET 2013. Homologous organs that have evolved due to convergent evolution, homologous organs that have evolved due to divergent evolution, analogous organs जो converge evolution की वजह से हुए हैं, या analogous organs जो कि divergent evolution की वजह से हुए हैं। Let me know right answer। बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, एग्जाम्पल से, होमोलॉगी से, एनालॉगी से। जल्दी से सोचिए व्हाट इज द राइट ऑप्शन है। यस, 10 seconds मोर और फिर मैं शुरू करती हूं आपका टाइमर। लेट मी नो द राइट आंसर। तो बच्चों 20 seconds फ्रॉम नाउ, हरी अप, जल्दी से लिखिए अपना राइट आंसर। बहुत बारी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। लास्ट 10 seconds, हरी अप, लास्ट 10 seconds। यस बच्चों, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप। Time is up. Of course बच्चों, eye of octopus, eye of cat examples हैं analogous organs के, जिनका structure different है लेकिन function same है। और ये कैसे develop किए हैं बच्चों? convergent evolution के through। Alright, convergent evolution which leads to analogy। Alright, तो आपके सामने मैंने snip भी दिखा चुकी हूँ already, we have repeated this many times। NEET 2013 question is process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental change। अगर एक common environmental change हो रहा है तो सबके सब organism सेम तरह का phenotypic adaptation कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? Natural selection, convergent evolution, non-random evolution, adaptive radiation। yes बच्चों, process by which different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge is called what? 20 seconds, hurry up, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। वेरी इजी, वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन, डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए। लास्ट 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप।
Of course children, the right answer is convergent evolution. Again फिर से उन्हीं कैरेक्टर्स की बात हो रही है, उन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है जो कि सेम फंक्शन पर जाकर लीड करेंगे। और बच्चों ऐसे तरह के एवोल्यूशन को जिसमें सेम फिनोटिपिक अडेप्टेशन हो ऑर्गेनिजम्स में, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशंस कैन अकर बाय चांस। बाय चांस नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन की बजाय बाय चांस वेरिएशंस हो सकती हैं। इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम मेटिंग, जेनेटिक लोड। नीट 2013 क्वेश्चन, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो बाय चांस जो वेरिएशंस होंगी उनको क्या कहते हैं? 20 सेकेंड्स, हरी अप। बाय चांस, नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज इट कॉल्ड? आपको पता है नेचर में वेरिएशंस कैसे आती हैं, तो आपके पास एक बहुत इजी क्लू गिवन है। 5 4 3 2 and 1, बच्चों टाइम अप। द राइट आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलराइट, जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इट लीड्स टू इवन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, स्पीशिएशन भी हो जाती है। ऑलराइट, तो वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस, और वो बाय चांस कब होंगी? जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। दैट्स द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्पीशिएशन। ऑलराइट, so you can see here that, let's underline the definition of genetic drift. New genes or new alleles are added to new population and these are lost from old population. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. तो एक gene flow बन जाएगा। If the same change occurs by chance, it is called genetic drift. Alright? जीन फ्लो तब बोलेंगे जब जीन्स जो हैं बहुत जल्दी रैंडमली लूज या गेन हो रहे हैं। बट अगर ये बाय चांस हो रहा है बच्चों तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या था एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन में, दैट इज कॉल्ड होमो सेपियंस from his ancestors? Which was the most significant trend? AIPMT 2012-2011 का क्वेश्चन है। Is it shortening of jaws? Is it binocular vision? Is it increasing brain capacity or upright posture? Significant trend जिसके बेसिस पे हम different forms of human species को पढ़ते हैं। अब तक जितनी भी forms आई हैं उनमें हमने एक बहुत important character consider किया है for differentiating between them. What is that? Shortening of jaws, binocular vision, increasing brain capacity, upright posture. 20 seconds, hurry up. 20 सेकेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। हरी अप बच्चों। वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ मैन, इजीली एक्सपेक्ट कीजिए यहां से एक क्वेश्चन। 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों द राइट आंसर इज इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। हमने देखा है कि ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज करती जा रही है फ्रॉम प्री existing forms of man till now. Abhi current Homo sapiens have 1350 cc of brain capacity. All right. Next, in case of peppered moth, the scientific name is also given Biston batuleria. एक moth है, black colored moth है, जो dominant हो गई over light colored form in England during industrial revolution. जैसे जैसे industrial revolution हुआ तो white colored moths transform होते गए dark colored moths में। What is this? Is an example of what? AIPMT 2009 question. Is it an example of natural selection where darker forms were selected? Appearance of dark colored individuals due to poor sunlight, protective mimicry, inheritance of darker color character acquired due to darker environment. Yes बच्चों, सब लोग अपना आंसर बताइए। अभी हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया था, फिर से वही क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से रिलेटेड, इंग्लैंड का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल जहां पर बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। प्लीज लेट मी नो। 20 सेकेंड्स, हरी अप। जल्दी से आपके पास राइट आंसर चूज करने के लिए 20 सेकेंड। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1,
टाइम इज अप। ऑफ कोर्स बच्चों मैंने आपको एक क्लू पहले ही दे दिया था कि ये एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, जहां डार्कर फॉर्म सेलेक्ट हुई थी ड्यू टू चेंजिंग नेचर, ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऑलराइट, क्लियर? तो दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, पहले से ही हमने इसके बारे में मार्क कर लिया था एनसीईआरटी बुक में। इफ यू हैवंट प्लीज डू इट राइट नाउ, कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद जो डार्क कलर्ड मॉथ्स हैं, ऑलराइट, स्मोक और सूट डिपॉजिट होने की वजह से ट्री ट्रंक्स पे डार्क विंग मॉथ्स जो हैं वो सरवाइव कर गए, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मॉथ। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, डार्विन फिंचेस आर एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ। फिर से बहुत इजी क्वेश्चन, 2 बार ही पूछा गया है। डार्विन फिंचेस किस तरह के ट्रेंड का एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन, सीजनल माइग्रेशन, ब्रूड पैरासाइटिज्म और कनेक्टिंग लिंक। अडेप्टिव रेडिएशन, सीजनल माइग्रेशन, ब्रूड पैरासाइटिज्म और कनेक्टिंग लिंक। हरी अप, 20 सेकेंड्स, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। 15 सेकेंड्स मोर, हरी अप। डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन, सीजनल माइग्रेशन, ब्रूड पैरासाइटिज्म, कनेक्टिव लिंक। यस, 5, 4, 3, 2 and 1, time up. Of course, they are examples of adaptive radiations, जो कि एक ही habitat में multiple vacant habitats को occupy कर सकती हैं, multiple nature, morphology, structural changes कर सकती हैं to adapt to that environment. Alright, next question. Thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita, examples of what? AIPMT 2008 question. Is it an example of analogous organ, homologous organ, vestigial organ, retrogressive evolution? Thorn of bougainvillea and cucurbita, example from NCERT book. Hurry up. Analogy, homology, vestigial organ, retrogressive evolution. 20 seconds, hurry up बच्चों, जल्दी से अपना right answer लिखिए in the comment section quickly. Last 10 seconds for you. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Time up. बच्चों, the right answer is homology. They have thorns of bougainvillea, tendrils of cucurbita. Structure same है, origin same है, लेकिन function different है. Bougainvillea में thorns are protecting, tendrils of cucurbita helping in climbing. All right. So different functions, same structure, same origin. In a random mating population in equilibrium, which of the following brings about a change in gene frequency in a non-directional manner? Question है AIPMT 2003 का. Is it migration, mutation, random drift और selection? एक random mating population जो कि equilibrium में है, कौन सा ऐसा factor है जो कि directional change ला सकता है gene frequency में? 20 seconds, hurry up. Migration, mutation, random drift or selection? Yes, everybody, write your answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. So, of course, children, the right answer is mutation. Mutation, directional manner में changes हो रहे हैं, all right? Mutations are taking place, जिसकी वजह से gene frequency disturb हो रही है. So, you know where they are leading. So, the right answer is mutation. All right? Random genetic drift in a population probably results from. Genetic drift में random genetic drift जो एक population में कैसे हो सकता है? किस तरह की population में होगा? Large population size, high genetically variable individuals, interbreeding within the population, constant low mutation rate. Constant low mutation rate, question from AIPMT 2003. Random genetic drift जो है किस वजह से होगा? 20 seconds, hurry up. Large population size की वजह से, highly genetically variable individuals की वजह से, interbreeding की वजह से, या low mutation rate की वजह से. 10 seconds, hurry up. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. So of course, बच्चों, right answer is highly genetically variable individuals की वजह से genetic drift हो सकता है. All right? Random genetic drift की वजह से, all right? Random genetic drift can occur because of
हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स के जीन्स होंगे, तो जीन फ्लो, न्यू स्पीशीज पॉपुलेशन, न्यू स्पीशीज बनना बहुत ही कॉमन होगा। ऑलराइट, तो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट एक पॉपुलेशन में कैसे हो सकता है? थ्रू हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है? सेम रेपिटेटिव क्वेश्चन, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए क्वेश्चन इसमें से। डिफेंसिव अडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ड्रग रेजिस्टेंस, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है? 20 सेकेंड्स, हरी अप। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए अब आपको, हरी अप क्विकली बच्चों। किसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। द राइट आंसर इज डार्कनिंग ऑफ स्किन। आपको पता है कि हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क कलर्ड ऑफ मॉथ्स की, जो कि नेचुरली सिलेक्ट हुए थे फ्रॉम दी सिलेक्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स डिस्कवर्ड अप टू प्रेजेंट, अब तक जितने भी डिस्कवर हुए हैं फॉसिल्स एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ मैन है सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? ऑलराइट, कहां पर हमने इसके सबसे ज्यादा एविडेंसेस देखे हैं? इट्स फ्रांस, जावा, अफ्रीका और चाइना। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 2002 जनरल क्वेश्चन। दैट्स वेयर वी से दैट ओरिजिन ऑफ मैन हैज स्टार्टेड फ्रॉम। कहां से शुरू हुआ था एवोल्यूशन ऑफ मैन? अभी तक के सबसे एविडेंट फॉसिल्स हमें यहीं डिस्कवर किए हैं हमने। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, time up students, time up. Of course the right answer is, it is from Africa. All right, we are all, we have all evolved from that particular region of Africa. अभी भी हमें सबसे ज्यादा fossils वहीं मिलते हैं होमिनिड एवोल्यूशन के। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर ऑपरेट करता है? AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था AIPMT में, फिर से। सो वेरी इजी, 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। लिखिए कमेंट सेक्शन में क्विकली, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर ऑपरेट करता है? तो बच्चों PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, नीट PYQs, AIPMT PYQs, very expected questions, very repetitive concepts। 4, 3, 2 and 1, time up। So बच्चों हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, जो कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेपरेट आउट हो चुकी है। तो यहां पर एक नई स्पीशीज बनने के भी टोटल चांसेस हैं। ऑलराइट, क्लियर? इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स सेम फॉर एनी स्पीशीज? कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर जीन रेशियो कांस्टेंट रहता है? AIPMT का क्वेश्चन, सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग, म्यूटेशन और जीन फ्लो। जीन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इन एन इंडिविजुअल, in a population, in a species, in which of the following conditions? 20 seconds, हरी आप, जल्दी से सोचिए और आंसर करिए। ध्यान से कंसीडर कीजिए चारों ऑप्शंस, वेरी क्लोज दे आर। जीन रेशियो in which of the following conditions remains constant? 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, time up। Of course बच्चों, it is because of random mating। हम देखते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी रैंडम प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है, रैंडम इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं, दे हैव कांस्टेंट रेशियो, बिकॉज DNA जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज गेटिंग पास्ड ऑन एज सच विद स्मॉल माइनर वेरिएशंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दैट डज नॉट डिस्टर्ब द जीन रेशियो। जीन रेशियो इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। इनफैक्ट सेम डिजाइन रहता है इंडिविजुअल्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट? आपको बताना है इनमें से रेप्टाइल्स का एरा कौन सा था। 2002 का क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, NCERT बुक में है आपके पास, पूरे के पूरे जियोलॉजिकल चार्ट्स बने हुए हैं विद अ डिस्क्रिप्शन। 9, 8, 7, यस, 4, 3, 2, 1। तो ये क्वेश्चन है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बच्चों। ऑफ कोर्स एरा ऑफ रेप्टाइल्स इज पॉपुलर,
मीजोजोइक एरा को कंसीडर किया जाता है एरा ऑफ रेप्टाइल्स, जहां पर आपके डायनासोर्स, ऑलराइट, डायनासोर्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे, डायनासोर्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे, ऑलराइट, क्लियर, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, बट दिस इज when your dinosaurs were evolving. So this is Mesozoic era, all right, not this, okay, clear to you? सबको clear है? Next, homologous organs are those that show similarity in. कौन से organs होते हैं homologous? बहुत बारी repeat हो चुका है, अब आप easily answer कर सकते हैं 20 seconds में, enough time है क्योंकि बहुत direct question है. Size के basis पे सिमिलैरिटी है, ओरिजिन के बेसिस पे, फंक्शन और अपीयरेंस. होमोलॉगी की बात हो रही है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात हो रही है. बहुत सारे क्लूज आपके पास हैं. हम 3, 2, 1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स वो होंगे जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन डिफरेंट है. तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, जो सेम ओरिजिन से डेवलप हुए हैं लेकिन दे हैव evolved divergently for showing different functions. Clear? Next, evolutionary convergence is development of what? Question from 1993 and 1996. Common set of characters जो कि different ancestry show करते हैं, all right? Dissimilar characters closely related groups में, common set of characters closely related groups में, random mating. Evolutionary convergence जो है development कहलाती है. एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस किसकी डेवलपमेंट है? कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके 20 सेकेंड्स, हरी अप. डिसिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स और रैंडम मेटिंग. लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 टाइम अप. तो यहां पर बात हो रही है एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस की, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो मैंने आपको बताया है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होता है जिनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हो, ऑलराइट, जिनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हो, जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो, लेकिन वो फॉल करे सेम फंक्शन में, सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में, ऑलराइट. तो डिफरेंट एंसेस्ट्री से, डिफरेंट एंसेस्टर्स से आए हैं, लेकिन जो फॉर्म ऑफ फिनोटाइपिक फंक्शंस या जो फॉर्म ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ये शो करते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वन कॉमन टाइप. क्लियर? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन. किस चीज पर बेस्ड है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? एआईपीएमटी का क्वेश्चन. रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशंस, चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशंस और नन ऑफ द अबव. नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किस पर बेस्ड है? नेचर सेलेक्ट्स दी स्पीशीज किस पर बेस्ड है? रोल ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशंस, चेंजेस इन जीन, वेरी कॉमन, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. यस, व्हाट हैज डार्विन सेड अबाउट इट? उसको सोचिए और आंसर कीजिए. 3, 2, 1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, यहां हम बात करते हैं कि नेचुरली उन्हीं वेरिएशंस को फेवर किया जाता है जो किसी भी स्पीशीज या किसी भी पॉपुलेशन के सर्वाइवल को प्रमोट करें. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम बात करते हैं. सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे फिटेस्ट टाइप ऑफ वेरिएशंस जो हैं, जो सर्वाइवल को प्रमोट करे, उनको नेचर सिलेक्ट करता है. ऑलराइट, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से थे अर्थ के ऊपर? ये पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है. अगेन ट्राई टू रिकॉल. कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स और यूकैरियोट्स. बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन थे? मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, नॉन क्रीन है, एनारोब्स हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है. ऑलराइट, तो इससे ज्यादा क्लू नहीं हो सकता. 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी बताइए फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, यूकैरियोट्स. लास्ट 10 सेकेंड्स आपके पास. क्विकली जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में. 4, 3, 2 and 1 टाइम अप. तो ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर है आपका कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. कीमो हेटेरोट्रॉफ्स? नो बच्चों, इट वाज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कीमो ऑटोट्रॉफ्स, यहाँ पर ये रॉन्ग मार्क्ड है. राइट आंसर इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जो केमिकल्स के थ्रू
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाते थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, डोंट गो विद दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड व्हाट? बहुत इजी क्वेश्चन, इन जनरल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। इज इट कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? CBSE AIPMT क्वेश्चन 1991। यस बच्चों, हरी अब जल्दी से अपना आंसर बताइए। इज इट कॉल्ड पैलेंटोलॉजी? 20 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से ट्राई टू आंसर। वेरी इजी जनरल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। पैलेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऑफ कोर्स बच्चों हम जानते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ऑलराइट, फॉसिल्स, एंशिएंट एविडेंसेस की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन इज, हमारे पास डिफरेंट एराज हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, मीजोजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। 20 सेकेंड्स बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। AIPMT का क्वेश्चन है, बट वेरी कॉमन, वेरी जनरल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड कौन से एराज स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन को और कौन से सबसे रीसेंट एरा है। ऑलराइट, सो राइट आंसर ऑफ कोर्स इट इज पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। यू कैन लर्न लाइक दिस PMC, okay, PMC. So you can see Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. All right, clear to you? So children, that was all about PYQs. आज हमने सारे PYQs प्रैक्टिस किए एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा NCERT स्निप्स के साथ। जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बट जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही स्कोरिंग होंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको इसको रिटेन करके रखना है अपने माइंड में, और रिटेन आप बेस्ट तभी कर पाएंगे जब आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। आपको अंडरलाइन करना है NCERT में कौन से टॉपिक्स से आज रेपिटेटिवली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सबके सब क्वेश्चंस ये पहले नीट में आ चुके हैं। सो आई होप बच्चों आपको मजा आया। कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके और कितने गलत। इफ यू लाइक द सेशन, हिट करो लाइक बटन को, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड बच्चों, सब्सक्राइब टू चैनल नीट वेदांतु नीट मेड इजी। I hope you enjoyed. I'll see you next time. We have session every Tuesday to Friday. ठीक है, हर Tuesday से Friday हम 5:30 से 7 बजे मिलते हैं। तो कल फिर मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। See you next time.